Hello friends, welcome to Star Educational Institute in which today I teach you the fundamental unit of life, cell. सेल जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि बायोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे लगता है और कई बायोलॉजी स्टूडेंट्स को भी। तो चलिए लेट अस बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अनलॉक को नॉलेजेबल बनाने के लिए अपना एक और कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका मैंने पार्ट 1 डाल चुका है, नहीं देखें तो आप देख लें और पार्ट 2 यानी इस पार्ट को पूरा देखें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं चैप्टर जितना पढ़ा दिया हूँ पार्ट 1 उससे आगे पढ़ाऊँगा। और लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट आर कंपाउंड यानी लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ही है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच की डिफरेंस, उनकी डिस्कवरी किसने की थी, कैसे की थी, ये सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोस्तों यह सन लगभग 1595 यानी 1595 की बात है। जैकारियस जैनसेन हॉलैंड के एक थे। हॉलैंड के जैकारियस जैनसेन ने पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की जो 2 लेंस का यूज करता था। पहली बार जैकारियस जैनसेन ने 1595 में हॉलैंड के थे वह, उन्होंने लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी जिसमें दोस्तों 2 लेंस था। तो ये रहा लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात। दोस्तों रॉबर्ट हुक जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत देर बाद यानी 1665 में अपना बनाए थे, लेकिन उनका बहुत डिफरेंट थे जैकारियस जैनसेन से। और दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज बता देना चाहता हूँ। उसको डेवलप किया था नॉल एंड रस्का ने, जो कि जर्मनी के थे दोस्तों। 1932 की ये बात है, 1932 जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। नॉल एंड रस्का जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की और उसका यूज यानी उसको मार्केट में कब लाया गया, यानी उसको बायोटेक्निस्ट कब यूज़ किए अपने काम के लिए, 1940 से उसका काम शुरू हो गया जर्मनी में। 1932 में उन्होंने डेवलप किया इसको। तो चलिए बता देना चाहता हूँ इसके बारे में कुछ, क्योंकि दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है। इसको एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, जो कि एक इसका दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है। और दोस्तों हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने खोज किया था तो उन्होंने सब सेलुलर स्ट्रक्चर को नहीं देखा होगा। यह सब सेलुलर स्ट्रक्चर केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख सकता है। और दोस्तों इसमें वैक्यूम होता है, इंटरनल वैक्यूम जरूरी होता है। और जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको अल्ट्रा थिन होना चाहिए, थोड़ा भी थिक आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इतना मैग्नीफाई कर देता है उसको। और ड्राई होना चाहिए क्योंकि अगर वाटर हल्का भी लगा रहेगा तो वाटर भी उसमें आ जाएगा। और इसमें मेटल से इम्प्रिग्नेट किया जाता है ताकि उसका इन्हांस हो जाए, यानी इम्प्रिग्नेटेड किया जाता है उसको मेटल से। क्यों किया जाता है इम्प्रिग्नेटेड, उसका कारण है ताकि अच्छा इमेज आए, इन्हांस कॉन्ट्रास्ट आए। ठीक दोस्तों, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन। और जो दोस्तों उसका इमेज होता है वह कहाँ पाया जाता है, फोटोग्राफिक स्क्रीन पे उसका इमेज बनता है। तो दोस्तों यह था कुछ बारीकी फैक्ट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में और लाइट माइक्रोस्कोप्स के बारे में। दोस्तों तो अब मैं बताना चाहता हूँ इन दोनों में डिफरेंस। ठीक दोस्तों, लेकिन डिफरेंस से पहले मैं बता देना चाहता हूँ आज तक का सबसे जो है कि एडवांस्ड जो है कि माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोस्तों स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है। ठीक दोस्तों, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो चलिए शुरू करते हैं।
डिफरेंसेस हमें बताना था। तो दोस्तों लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में राइट माइक्रोस्कोप लिखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप, और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिखेंगे, और एक टेबल टाइप का बनाएंगे। जब भी डिफरेंस लिखते हैं तो टेबल फॉर्म में लिखते हैं। दोस्तों अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा होगा, और जब भी लिखते हैं टेबल फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो दोस्तों होता है लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें ग्लास लेंस होता है, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस ग्लास लेंस होता है। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। इसमें ग्लास का यूज होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ग्लास लेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें बीम ऑफ लाइट यूज होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखने के लिए बीम ऑफ लाइट की जरूरत होती है, लाइट से वो चलता है। और दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइट नहीं दोस्तों, लाइट और इलेक्ट्रॉन में बहुत अंतर होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज होता है दोस्तों। और थर्ड पॉइंट, इसमें इंटरनल वैक्यूम नहीं होता। लाइट माइक्रोस्कोप होता है दोस्तों, मतलब रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती है। ये नहीं कि सिर्फ वैक्यूम रहेगा तभी काम चलेगा, नहीं दोस्तों, वैक्यूम नहीं रहेगा तभी भी काम चलेगा। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम की बहुत ज़रूरत होती है। अगर वैक्यूम नहीं रहेगा तो वह काम नहीं करेगा अच्छे से। और दोस्तों यह हमारा लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिर्फ 300 से 1500 मैग्नीफिकेशन पावर रहता है उसका, 300 से 1500। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दोस्तों 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपनी बुक पे। तो चलिए दोस्तों, हमें व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर से पढ़ना था। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, पावरफुल माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। स्कैनिंग की स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा, SCANNING, टनलिंग TUNNELING, माइक्रोस्कोप की तो जानते ही हैं दोस्तों। तो कुल मिला के ये बन जाता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM इसे कहते हैं। कई बार दोस्तों कोई कहीं यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी देता है कि वह बहुत पावरफुल होता है स्कैनिंग। तो दोस्तों हमें जहाँ तक पता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप ही या SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप ही अब तक का सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे ज़्यादा पावर वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना है, यह मुझे यहाँ जहाँ तक पता है। और दोस्तों मैं इसका डिस्कवरर बता देना चाहता हूँ। 1981 में पहला STM यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बना था, जो कि गर्ड बिनिंग GERD गर्ड बिनिंग BINNING गर्ड बिनिंग ने और हिनरिच HEINRICH रोहरर ने इसकी खोज किया था, ROHRER, हेनरिच रोहरर, इन दोनों ने मिलकर खोज किया था। और दोस्तों यह जो STM है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, यह क्वांटम टनलिंग पे वर्क करता है, जो कि हमें अभी नहीं पता है, यानी हमें इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों हम बात किस चीज़ की कर रहे थे, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। जो दोस्तों आप भूल गए क्या, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो हमने ओनियन के पिल्स में देखा था दोस्तों, वह कौन सा स्ट्रक्चर था। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल के लिए पहली बार परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया था। द सेल थियरी, जो कि सेल थियरी that all plant and animal are composed of cell and that the cell is the basic unit of life। जो सेल थियरी हमारे पास कि प्लांट और एनिमल composed of cell and that the cell is basic unit of life,
was presented by two biologists, Schleiden 1838 and Swan 1839। दोस्तों स्लाइडेन एंड स्वान द्वारा सेल थियरी दिया गया था। स्लाइडेन ने 1838, स्वान ने 1839 रेस्पेक्टिवली सेल थ्योरी का दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि सारे प्लांट एनिमल सेल से मिलकर बने हुए हैं और सेल ही बेसिक यूनिट है लाइफ का। The cell theory was further expanded by Virchow 1855 by suggesting that all cell arise from pre-existing cell। अब दोस्तों विर्चो जी आ गए 1855 में, उन्होंने कहा गलत, सेल थ्योरी गलत, लेकिन दोस्तों गलत तो था नहीं, उन्होंने मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को, यानी जो दो थे पहले वो तो थे ही, अब इन्होंने एक नया जोड़ दिया उसी में। क्या जोड़ा देखिए, suggesting that all the cell arise from the pre-existing cell, यानी सभी सेल पुराने सेल से ही बनते हैं। दोस्तों पुराने सेल, यह एक सेल है, सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पर दो ठो सेल बन गए, ऐसे ही पुराने सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, दोस्तों 1940 में हुई नहीं थी, असली में 1932 में हुई थी डिस्कवरी। 1914 में जर्मनी के मार्केट में आया था, या दोस्तों जर्मनी के सरकार ने उसे अपनाया था, लेकिन डिस्कवरी हमेशा 1932 में हुई थी। 1940 में इन्होंने सरकार के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। इसके पहले दोस्तों सिर्फ हम लोग को सेल दिखता था, उसके अंदर के अंग नहीं दिखते थे, सेल ऑर्गेनल नहीं दिखते थे। तो जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाया गया, तब दोस्तों तब से हम लोग देख सकते हैं सारे वेरियस सेल ऑर्गेनल, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सेल थ्योरी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देने जा रहा हूँ, तो फटाफट जो मैं फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ उसको नोट करिए। सबसे पहला फैक्ट है दोस्तों, जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कॉर्क सेल्स को, वह कैसे डिस्कवर हुआ, किसने, कब, कैसे, क्यों, सब उन्होंने अपने एक बुक में लिखा है। बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों, बुक, और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नामक बुक ने अपने सारे ऑब्जर्वेशन को लिखा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। माइक्रोग्राफिया, GRAPHIA, माइक्रोग्राफिया 1665 में उन्होंने यह बुक लिखा था। 1665 जब सेल का खोज हुआ था दोस्तों। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है कि पहली बार पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को एंटन वन लीवेनहॉक ने देखा ही था, लेकिन दोस्तों 1678 में सबसे पहले लीवेनहॉक ने ही, एंटन वन लीवेनहॉक ने ही अपने माइक्रोस्कोप से स्पर्म को डिस्कवर किया था। तो कोई पूछ देगा हु डिस्कवर्ड स्पर्म, तो एंटन वन लीवेनहॉक। और इससे बड़ी जानकारी आपको दोस्तों कोई नहीं देगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। और दोस्तों उन्होंने ह्यूमन, डॉग, रैबिट, फ्रॉग, फिश और इंसेक्ट, किसके ह्यूमन, डॉग, रैबिट, फ्रॉग, फिश, इंसेक्ट्स के स्पर्म सेल को आइडेंटिफाई किया। स्पर्म सेल्स को, स्पर्म जानते ही होंगे दोस्तों, स्पर्म सेल नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, इसी से रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, इसी से रिप्रोडक्शन होता है। 8th में तो पढ़े ही होंगे रिप्रोडक्शन दोस्तों। तो एंटन वन लीवेनहॉक ने किया था दोस्तों। इस फैक्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। दोस्तों मैं और सब कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, नए फैक्ट्स। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि हुक ने केवल थिकेंड वॉल को देखा था सेल के, उसने अंदर के कंटेन को नहीं देखा था, यानी सेल ऑर्गेनल को नहीं देखा था। तो दोस्तों 1831, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है,
एक स्कॉटिश बोटानिस्ट यानी स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश बोटानिस्ट यही रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। ये तो बुक में दिया हुआ है दोस्तों। और प्लांट सेल में खोज की थी उन्होंने। और दोस्तों जेई परकिंजे, पूरा नाम उनका दोस्तों यहाँ पर तो परकिंजे दिया हुआ है ना दोस्तों, उसमें J.E. जोड़ लीजिए, जेई परकिंजे जो कि एक सेज एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे, CZECH, सेज एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1839 में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ क्वाइंड किया टर्म या गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड सब्सटेंस। फिजियोलॉजी दोस्तों PHYSIOLOGIST। ठीक दोस्तों, तो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों 1866 में, ये नया फैक्ट है दोस्तों, इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। 1866 में दोस्तों हैकल ने HAECKEL, नोट करते जाइए दोस्तों, स्टेबलाइज, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर। यानी आपके पास 2 हाथ क्यों हैं? क्योंकि आपके पापा के पास 2 हाथ है, आपकी मम्मी के पास 2 हाथ है, और वो DNA से ही होता है दोस्तों। वह हेरिडेटरी कैरेक्टर इन्होंने बताया कि हेरिडेटरी यानी वांशिक कैरेक्टर जो होते हैं वह न्यूक्लियर में ही स्टोर होते हैं, हैकल ने बताया था, याद रखिए दोस्तों। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, सेल थ्योरी दोस्तों। 1838 में यह जो है स्लाइडेन दिया है ना दोस्तों, इनका पूरा नाम है जैकोब मैथियस स्लाइडेन। 1838 में जैकोब मैथियस स्लाइडेन, और 1839 में दोस्तों यहाँ पर स्वान दिया है ना, तो थियोडर जोड़ लीजिए बस, थियोडर। सबका पूरा नाम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर नहीं बताएंगे। थियोडर स्वान दोस्तों, इन लोगों ने मैथियस स्लाइडेन, जैकोब मैथियस स्लाइडेन जो जर्मनी के थे दोस्तों, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए सब, जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने पहली बार बताया कि प्लांट जो है कि सेल से मिलकर बने होते हैं। और दोस्तों थियोडर स्वान ने, जो कि जर्मनी के ही थे दोस्तों, स्लाइडेन जर्मनी के बॉटनिस्ट थे और स्वान जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल की स्टडी करता हो, और बॉटनिस्ट मतलब जो बायोलॉजी पढ़ा हो, या बॉटनिस्ट मतलब यानी प्लांट की स्टडी करता हो, वह बॉटनिस्ट। तो दोस्तों स्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि एनिमल और प्लांट, सारे एनिमल और प्लांट, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सारे एनिमल और प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसी के ज्वाइंट फॉर्म को, स्लाइडेन और स्वान के जो ऑब्जर्वेशन थे उनके ज्वाइंट फॉर्म को सेल थियरी कहते हैं। लेकिन दोस्तों सेल थियरी का मजाक कब आया? जब आर विर्चो आए। आर विर्चो सेल थ्योरी को 1855 दोस्तों दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 1855 में रिफाइन कर दिया, यानी उसको रिफाइंड कर दिया, एग्जैगरेट कर दिया, यानी दोस्तों उसको और अच्छा बना दिया। और उन्होंने आइडिया दिया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि एक्चुअल एफॉरिज्म उनका था ओमनिस सेल्यूले ए सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूले ए सेल्यूला, जिसका मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने बताया था कि ओमनिस OMNIS सेल्यूले CELLULAE सेल्यूला CELLULA, इसका मतलब होता है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो दोस्तों अब मैं आपको नोट बनवाना चाहता हूँ, आप लोग नोट बना सकते हैं। सेल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। नंबर 1, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से कंपोज्ड होते हैं और सेल प्रोडक्ट्स मतलब सेल सिक्रीशन से, जो सिक्रीशन होता है सेल से वह। नंबर 2,
ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल। सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में होते हैं। जो शरीर के लिए जरूरी रिएक्शंस होते हैं वह सभी सेल होते हैं। तो जो शरीर के लिए जरूरी रिएक्शंस होते हैं वह सेल में होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में होते हैं। तो सेल हुआ, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की स्पेलिंग दोस्तों आप लोग जानते होंगे। थर्ड पॉइंट दोस्तों, all cells arise from pre-existing cells only। सारे सेल पहले से बने हुए सेल से ही अराइज होते हैं, यानी कि कोई भी सेल अपने से ओरिजिनेट नहीं होते हैं, या जिसको डी नोवो भी कह सकते हैं। जैसे आमने सेल्यूले ई सेल्यूला था ना, तो दोस्तों डी नोवो भी होता है, मतलब कोई भी सेल नए नहीं बनते हैं। ए न्यू यानी नया कोई अचानक से सेल नहीं बनता है, सब पहले सेल से मिलकर बनते हैं। डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न तब बनते हैं। डिवीज़न ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। और दोस्तों चौथा और आखिरी पॉइंट है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। दोस्तों जो आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब फटाक से सब्सक्राइब कर लिए। जो दोस्तों एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। कोई भी जब स्टार्ट करता है अपनी लाइफ सिंगल सेल से, जाइगोट से आपके मदर के पेट में जब अब थे तो जाइगोट थे। तो दोस्तों एक सेल से कोई भी शुरू करता है। लेकिन दोस्तों वायरसेस जो है कि एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के, यानी जो सेल थ्योरी में दिए गए पोस्टुलेट्स हैं वायरसेस उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो वायरसेस आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इन्वेंशंस ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैग्नीफाइंग लेंस के इन्वेंशन से एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बन गया। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से यह एग्जैगरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हम अब सूक्ष्म दुनिया में चले गए हैं। जो हर चीज़ को हम लोग जांचने लगे हैं कि उसके अंदर है क्या, वह किस चीज़ से बना है, वह किस सूक्ष्म, यानी एक तरीके से हम सूक्ष्म दुनिया में पहुंच गए हैं। इट इज़ नाउ नोन दैट सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। अब आजकल जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर है दोस्तों, हम लोगों के शरीर में कई सेल हैं, लेकिन अब यहाँ तक ये भी पता चल गया है कि कई ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ही होता है। नाउ नोन दैट सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमीबा, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में पूरा मिला के केवल एक ही सेल होता है। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा। दोस्तों अमीबा दिया हुआ है, पैरामीशियम देखिए दोस्तों, अभी दिखा रहा हूँ मैं, हाँ देखिए दिख रहा होगा दोस्तों। क्लाइमिडोमोनास एल्गी जो है कि क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक सेल से मिलकर बना होता है। पैरामीशियम स्पेलिंग दोस्तों आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और बैक्टीरिया, ये सभी यूनिसेलुलर हैं। यूनि मतलब सिंगल, मल्टी मतलब मल्टी किल होता है दोस्तों। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा। मल्टी मतलब ढेर सारे, सिंगल मतलब केवल एक। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोस्तों तब आपको पता ही चल गया होगा कि इन ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर क्यों, यूनिसेलुलर यूनि मतलब एक, सेल्यूलर मतलब सेल्स, यानी इनमें केवल एक सेल्स होता है, इसलिए इनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। और दोस्तों ऑन द अदर हैंड मेनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरे हाथ पे कई सेल मिलकर ग्रुप बनाते हैं किसी सिंगल बॉडी में और अज्यूम करते हैं डिफरेंट फंक्शन, यानी दूसरे कार्य में कार्यरत रहते हैं ताकि वह डिफरेंट बॉडी पार्ट बनाए। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब सिंगल से ज़्यादा, यानी 100s 200s 300s, बहुत ज़्यादा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एस, मल्टी मतलब कई ज़्यादा, वन से ज़्यादा, सेलुलर मतलब सेल्स, यानी मल्टी सेलुलर सेल्स में जैसे हम लोग के शरीर में कई बिलियंस होते हैं दोस्तों, कई बिलियंस होते हैं। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कई बिलियंस होते हैं। मल्टी मतलब मेनी यानी बहुत। सच एज सम फंजाई प्लांट एंड एनिमल,
जैसे कि फंजाई में कई होते हैं, प्लांट में, एनिमल में बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? क्या हम कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम बता सकते हैं? तो दोस्तों बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर बता सकते हैं तो एक्स्ट्रा नाम्स आप हमें कमेंट में लिखेंगे, मैं बताऊंगा कि वह सही है कि गलत है। ठीक दोस्तों, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बने हैं। कैसे भाई? एक ही सिंगल सेल हम लोग के बिलियन सेल को बना देता है। हाउ? कैसे? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। एक सेल होता है वह डिवाइड करके 2 बनाता है, 2 डिवाइड करके 4, 4 16 ऐसे कई होता है दोस्तों। एवरी सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। एक सेल डिवाइड होता है ताकि वह अपने जैसा एक और सेल बना दे दोस्तों, ताकि वह अपने जैसा एक और सेल बना दे। ऑल सेल थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसे सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से ही स्थापित सेल से ही नए निकलते हैं दोस्तों। अब 5.2 एक्टिविटी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहीं पर हम लोगों का दोस्तों ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम आपको डिफरेंस बताएंगे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। और दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर एक स्पर्म सेल है। तो ठीक है दोस्तों, यह वीडियो मेरी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वैसे अच्छी लगेगी दोस्तों, इतने फैक्ट मैंने दे दिए हैं इस वीडियो में कि किसी को भी अच्छी लगेगी। और सबसे बेटर वीडियो ऑफ द यूट्यूब होगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम इससे ज़्यादा नाम दे सकते हैं, कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक्टिविटी 5.2 मैं बताऊंगा आपको फिर कल के कमेंट बॉक्स में, अगले वीडियो कमेंट बॉक्स में वह आप लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब चैनल।